नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय से पाठ 1 शुरू किया था और आज हम उसी से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न एवं एक शब्द एक वाक्य में प्रश्न और कुछ परीक्षा से उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। देखिए, इससे पहले की जो क्लास में हमने किया वो पार्ट्स के अभ्यास के प्रश्न हमने किए थे और आज जो हम कराने जा रहे हैं इस भाग 2 के अंदर वो हम बहुविकल्पीय और बहुविकल्पियों के साथ साथ हम आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देंगे। देखिए, आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में क्या रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के संसाधन होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो हमें यहाँ पे क्या आंसर देना है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। देखिए, जैव के बारे में भी बताया था कि जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जो जैव मंडल से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे वनस्पति जात, मनुष्य जात या मत्स्य या प्राणी जात। इस तरह हम बात करेंगे जैव संसाधन की। और अजैव संसाधन क्या होते हैं कि वे जीव या वे पदार्थ जो निर्जीव होते हैं उन्हें हम अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, ये सभी जो है अजैव संसाधन की कैटेगरी के अंदर आती है। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कौन कौन से होते हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन भी मैंने 2 प्रकार के बताए थे, एक नवीकरण योग्य और एक अनवीकरण योग्य। देखिए, जिन संसाधनों को हम एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः हम उनका उपयोग कर सकते हैं उन्हें हम नवीकरण योग्य यानी कि दोबारा नए बना सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये इसके उदाहरण हैं। और अनवीकरण योग्य कौन से होते हैं, वे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उनको दोबारा हम नहीं बना सकते, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इन सभी को हम अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में कहा है कि 2 जैव संसाधनों के नाम लिखिए। देखिए, एक वनस्पति जगत है, एक आपका पशुधन है यानी कि प्राणी जगत है। 2 तरह के मैंने आपको बताया, एक वनस्पति जगत और एक प्राणी जगत भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्राणी जगत, वनस्पति जगत के अंदर आपके जो है पेड़ पौधे और प्राणी जगत के अंदर आपके मनुष्य जीव जंतु आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में 2 नवीकरण योग्य संसाधनों के नाम लिखिए, जल और वन। देखिए, जल को भी हम पुनः पूर्ति कर सकते हैं यानी कि दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, और वन यानी कि एक बार वनों को काटने के बाद अत्यधिक पेड़ों की रोपाई करके हम वनों को भी दोबारा से उगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 में आप ध्यान दीजिए, वो कह रहा है बाग, चरगाह, तालाब और कुएं किस संसाधन के उदाहरण हैं। देखिए, बाग ये किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, चरगाह भी एक व्यक्ति का हो सकता है, तालाब भी, कुआं भी, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि इसका दूसरा नाम है निजी संसाधन। क्या कहेंगे इसको, निजी संसाधन। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, सड़कें, नहरें, रेल लाइन, ये किस प्रकार के संसाधन है। ये आपके राष्ट्रीय संसाधन है क्योंकि इनकी देख रेख भी राष्ट्र के द्वारा ही की जाती है। प्रश्न नंबर 7 में 2 सामुदायिक स्वामित्व वाले। देखिए, सामुदायिक का मतलब होता है सार्वजनिक संसाधन, जैसे शमशान भूमि, तालाब। वैसे तालाब एक व्यक्ति का भी हो सकता है, लेकिन एक सार्वजनिक जिसको हम जोड़ के नाम से भी जानते हैं,
उन्हें हम सार्वजनिक कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 में वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया या नहीं किया गया होता क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावी। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में वहां पे ऑलरेडी होते हैं यानी कि विद्यमान होते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया हो तो उसे हम संभावी संसाधन कहते हैं। और इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है क्या कहलाती हैं? वे हमारे विकसित संसाधन कहलाती हैं। यानी कि ये वे संसाधन होते हैं जिनका हम सर्वे भी कर चुके हैं और हमें ये पता होता है कि ये कब हम इनका उपयोग कर सकते हैं और किस समय इनका उपयोग करना है जिससे कि देश का विकास हो सके, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। हमें यह पता है कि पर्यावरण के अंदर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका मनुष्य की आपूर्ति के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। उपयुक्त टेक्नोलॉजी की कमी के कारण यानी कि हमें अच्छी नॉलेज ना होने के कारण हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे तो उन्हें हम भंडार के अंतर्गत लाते हैं। क्या कहते हैं? भंडार। ये ध्यान से देखिए, भंडार लिखना था। प्रश्न नंबर 11 वे उपयोग को प्रभावित करने वाले भू उपयोग को प्रभावित करने वाले, देखिए भू उपयोग को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। देखिए भू उपयोग को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, एक जलवायु एक मृदा। प्रश्न नंबर 12 रियो डी जेनेरियो, देखिए ये एक सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और इसका काम था कि संसाधनों का संरक्षण। तो ये ब्राजील के अंदर हुआ था। किसके अंतर्गत आता है? ये ब्राजील के अंतर्गत आया था। प्रश्न नंबर 13 हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी, कब लागू की गई थी? सन 1952 में। देखिए राष्ट्रीय वन नीति क्या होती है? देखिए जो वन होते हैं वो पारिस्थितिक संतुलन को बनाकर रखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से वनों का क्षेत्र लगभग 33% होना चाहिए लेकिन भारत का वन्य जो क्षेत्र है वो 22.57 है जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही कम है। प्रश्न नंबर 14 में देखिए भारत के किन भागों में 10% से कम क्षेत्र बोया जाता है? देखिए हमने 51% भाग के सर्वे किए, उसमें कृषि पता चली कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र 46% के लगभग है और 10% यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस 51% का केवल 10% भाग ही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोया जाता है। और 80% क्षेत्र, जो 80% क्षेत्र है वो पंजाब एवं हरियाणा में बोया जाता है। पंजाब एवं हरियाणा में, यानी कि कृषि प्रधान देश हमारा हरियाणा और पंजाब राज्य हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है? केवल यहां पे आपने ध्यान देना है कि वन नीति के अनुसार 33% वन होने चाहिए लेकिन हमारे भारत में केवल 22.57% क्षेत्र पर वन है। बंजर भूमि में कौन कौन सी भूमि शामिल होती है? बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मृस्थलीय भूमि, ये सभी भूमि जो है बंजर भूमि के अंतर्गत आती है। और भूमि किस प्रकार का संसाधन है? प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है
कि भूमि किस प्रकार का संसाधन है? भूमि एक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन भूमि एक सीमित संसाधन भी है। क्या है? सीमित संसाधन भी है। इसलिए भू उपयोग हमें बड़े ध्यान से करना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में, इस समय भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत है? निम्नीकृत है 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो है निम्नीकृत है। निम्नीकृत का मतलब क्या होता है कि उसमें हमारे भूमि पर कृषि योग्य भूमि वो नहीं रह पाती। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, उच्च नमी रखाव क्षमता वाली मृदा का नाम बताइए। वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो पानी है आराम से ठहर सकता है, और इसमें काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, और काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 20 में, मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य और सीमित संसाधन है। प्रश्न नंबर 21 में, कौन सी मानव क्रियाओं ने भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है? मानव क्रियाओं ने, देखिए मानव क्रियाएं सबसे पहले है वन उन्मूलन, वनों की अत्यधिक अंधाधुंध कटाई, दूसरा है अति पशुचारण, और तीसरा है खनन। इन्होंने ही भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। इसके बाद यहां पे प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक बांगर और एक खादर। बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और खादर जो होती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। प्रश्न नंबर 23 में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? बांगर को। अभी मैंने बताया। और नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं? खादर को। समझ में आया? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें कंकर पत्थर होते हैं, ये कम उपजाऊ होती है, और नई जलोढ़ मिट्टी में कंकर पत्थर नहीं होते और अधिक उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 25, काली मृदा किसकी खेती के लिए उचित समझी जाती है? कपास की खेती के लिए। और काली मिट्टी 3 राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अत्यधिक पाई जाती है। प्रश्न नंबर 26 में, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपरदन कहा जाता है। जब मिट्टी की ऊपरी सतह का वायु के कारण, जल के कारण या किसी अन्य कारण हट जाना या बह जाना, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 में देखिए, सोपान और सीढ़ीदार कृषि कहां काफी विकसित है? देखिए पश्चिमी एवं मध्य हिमालय में जहां पे पहाड़ी क्षेत्र होता है वहीं पे आपकी सीढ़ीदार खेती की जाती है। भूक्षरण, यानी कि प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है कि भूक्षरण का क्या अर्थ है? अपरदन और क्षीणता से भूमि का विनाश क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है, यानी कि भूमि का शोषण कहलाता है एक तरह से। प्रश्न नंबर 29 में, अनवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मैंने आपको 3 बताए हैं, और अनवीकरणीय योग्य संसाधन जो दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते। प्रश्न नंबर 30 में, भूमि निम्नीकरण के लिए कोई एक कारण बताइए। देखिए भूमि निम्नीकरण का एक कारण है खनन। क्या है? खनन। खनन क्रियाओं के कारण भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 31 में, भारत के विशाल मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बने हुए हैं? जलोढ़ मिट्टी से, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। प्रश्न नंबर 32 में वो कह रहा है लेटराइट मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? लेटराइट मिट्टी अम्लीय होती है, उसके अंदर फसल बहुत ही कम बोई जा सकती है। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 32 में वो कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब यहां से हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं जिसको हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं। और ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि संसाधन क्या है, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और एक उदाहरण दीजिए। देखिए हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे भौतिक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे
यदि हम इस पेन का भी यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए साधन है, इस बोर्ड का भी हम यूज कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए संसाधन है। जैसे प्राणी जगत, वनस्पति जगत, मत्स्य जीवन, पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सभी जो है वे हमारे संसाधन हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि पृथ्वी पर या हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी भौतिक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान होते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है, वर्तमान प्रतिभूमि और एक अन्य प्रतिभूमि। देखिए, ऐसी भूमि जहां एक कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो, यानी कि वर्तमान प्रतिभूमि तो ऐसी भूमि होती है जिसमें केवल 1 वर्ष या उससे कम वर्षों तक भूमि में खेती नहीं की गई है, उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और अन्य प्रतिभूमि वो होती है जहां पर ऐसी भूमि जहां पर 5 कृषि वर्ष से, यानी कि जहां पे 5 या 5 से अधिक वर्षों में भी कृषि न की गई हो, उन्हें हम अन्य प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 में नवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। देखिए, ऐसे संसाधन जिनको एक निश्चित समय के भीतर भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकरण या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, वन है, सौर ऊर्जा है, ये सभी चीजें हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नवीकरण में हमारा ये होता है कि वस्तु को कुछ समय के बाद पुनः हम उत्पन्न कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होती है? वे संसाधन या जिन संसाधनों के समाप्त हो जाने के बाद उनकी पूर्ति तुरंत नहीं की जा सकती, यानी कि जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाती है, उन्हें हम अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। और इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी चीजें जो है आपकी अनवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के नाम लिखिए। स्वामित्व के आधार पर जैसे व्यक्तिगत संसाधन है जिसको हम निजी संसाधन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका सामुदायिक यानी कि सार्वजनिक संसाधन भी इसके नाम से जानते हैं। तीसरा आपका राष्ट्रीय है जिसकी देखरेख राष्ट्र करता है। और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। तो स्वामित्व के आधार पर यानी कि मालिकाना हक के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, विकास की अवस्था के आधार पर संसाधन बताने। यहां पे भी 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। संभावी संसाधन, संभावी संसाधन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास संसाधन तो है लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे। और विकसित संसाधन क्या है? जिनका सर्वेक्षण हम कर चुके हैं लेकिन एक समय के अभाव या एक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण जिनका हम विकास नहीं कर पा रहे, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। और भंडार में हमने बताया था, जैसे कि पीछे देखिए, यहाँ पे 1 मार्क्स के मैंने आपको जब कराए थे तो यहाँ पे आया था कि इस तरह के संसाधन क्या कहलाते हैं। विकसित मैंने बताया था जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं। संभावी मैंने बताया था ये प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया होता, उसे संभावी कहते हैं। और इसके बाद जो हम भंडार की बात करें तो वे पदार्थ यानी कि वे संसाधन जिनकी आवश्यकता, जो संसाधन या वे संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी के अभाव में मनुष्य की वो पहुंच से बाहर होते, उसे भंडार कहते हैं। और इसके बाद जो संचित कोष की बात करें तो ये हमारे पास भविष्य के लिए, जो हमारे पास भविष्य के लिए संसाधन हैं, जिन यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उनकी अच्छी तरह से हमने खोज भी नहीं करी है, तो वे हमारे संचित कोष के आधार पर माने जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में देखिए,
समाप्ति यानी कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार, एक नवीकरण और एक अनवीकरण। मैंने बताया है कि नवीकरण संसाधन क्या होते हैं, यानी कि जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद कुछ समय बाद उनको दोबारा से बना लेती है, उन्हें हम नवीकरण संसाधन कहते हैं, जैसे जल है, वन है। लेकिन अनवीकरण के अंदर क्या आता है कि वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद उनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, कि संसाधनों के संदर्भ में भंडार का अर्थ बताना है। देखिए भंडार का अर्थ क्या है, हमने बताया आपको कि वे पदार्थ या वे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन क्या है, उपयुक्त यानी कि पूरी अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उसकी पहुंच से बाहर होते हैं। भंडार में शामिल है उदाहरण के लिए जैसे जल, दो ज्वलनशील गैस जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण हमें इनको भंडार में ही रखना पड़ रहा है। यानी कि ये वे संसाधन होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उपयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है, और उपयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से हम इनका प्रयोग अभी नहीं कर पा रहे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। देखिए ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को क्षति भी ना पहुंचे और संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वह हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए मैंने बताया कि सतत पोषणीयता का विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एवं भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए जो विकास करते हैं उन्हें हम सतत पोषणीय आर्थिक विकास से संबंधित मानते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि संसाधन संरक्षण से क्या अभिप्राय है, इसके क्या उद्देश्य है। देखिए संसाधनों का तो संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि एक सुई से लेकर एक जहाज के निर्माण में हमें संसाधनों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनको बनाने में संसाधन ही लगते हैं। तो संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है कि उनके अनुकूलतम उपयोग से, मतलब संसाधन संरक्षण क्या है, उनका अनुकूलतम उपयोग, यानी कि उनको उपयोग करने के लिए हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हमें उनका उपयोग सूझबूझ से करना चाहिए, उसी को हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। इसका उद्देश्य है, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि उपलब्ध संसाधनों को समाप्त हो जाने से बचाना है ताकि इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखा जा सके। देखिए संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि संसाधनों के बगैर या संसाधनों के बिना हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। यदि हम इसी दर से संसाधनों का उपयोग करते रहे, जैसे हम बात कर रहे हैं कोयला या पेट्रोलियम की, यदि हम इसी स्पीड से यदि हम इनका उपयोग करते रहे तो ये आने वाले 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, जिससे देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में देखिए कि संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है और हमारे देश में यह क्यों आवश्यक है। देखिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की प्रक्रिया को संसाधन नियोजन कहते हैं। नियोजन का मतलब होता है कि उसको किस तरह एक प्लानिंग के हिसाब से आपको करना है, उनका उपयोग करना है। तो वो कह रहा है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम संसाधन नियोजन कहते हैं। और हमारे देश में संसाधनों का वितरण असमान होने के कारण संसाधन नियोजन बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है।
अब प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। मानव के लिए भूमि संसाधन का क्या महत्व है? देखिए, मानव के लिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि जो है एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। यानी कि भूमि संसाधन सीमित है, भूमि संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है, लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें ये हमारे लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि भूमि पर ही यातायात के संसाधन आधारित है, भूमि पे ही मानव जीवन आधारित है, भूमि पर ही वनस्पति जीवन आधारित है, भूमि पर ही हमारी आर्थिक क्रियाकलाप होती है। इसलिए भूमि संसाधन हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। देखिए, जैव संसाधन और अजैव संसाधन दोनों ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और वे हमारे लिए उपयोगी और मूल्यवान या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहती है। जैसे वन है, जल है, वनस्पति है, खनिज है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि हमें ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 14 में ये कह रहा है प्रतिभूमि किसे कहते हैं? देखिए, भारत में 2008-9 में कितनी प्रतिभूमि थी ये भी बताना है। देखिए, प्रतिभूमि वह होती है जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति बनी रहे। प्रतिभूमि वह भूमि होती है जिसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाए ताकि उसकी जो प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे। और 2008-9 में भारत में 4.76% भूभाग पर प्रतिभूमि थी। प्रश्न नंबर 15, भारत में कितने प्रतिशत भाग के भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है? वे क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में से इस पूरे क्षेत्र में से, क्योंकि जो आपकी भूमि है, भारत की भूमि है, उसका क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें से केवल 93% भाग के ही आंकड़े उपलब्ध है। जैसे पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों में सिंचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास जितनी भारत की भूमि है उसमें से कुछ भूमि जो है भारत की पीओके के पास है, यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र है, और दूसरा जो आपका चाइना है यानी कि चीन है उसके पास सियाचिन है, वो भी भारत के अंतर्गत ही भूमि आती है, तो उनके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में हमने आपको केवल 15 प्रश्न ही इस क्लास में कराने हैं, क्योंकि इसके बाद लगभग 15 क्वेश्चन और होंगे। 15 से 25 क्वेश्चन हैं जो हमारे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको अच्छी तरह से रीडिंग करें। देखिए, जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर खासकर कि हरियाणा बोर्ड में है, हमारी वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है, और जो विद्यार्थी जैसे CBSE बोर्ड और अन्य हमारे स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है वो विद्यार्थी भी अपने सिलेबस को हमारी YouTube चैनल से कंप्लीट कर सकता है। थैंक यू।